नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके चौथे काल अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास को हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में बांटते हैं। आधुनिक काल को आचार्य शुक्ल ने तीन भागों में विभाजित किया: प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। उन्होंने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगति, प्रयोग, छायावाद इसमें विभाजित नहीं किया है। तो इसका आधुनिक काल के अंतर्गत प्रथम उत्थान हम पढ़ चुके हैं। अब हम अपना द्वितीय उत्थान शुरू करेंगे। शुक्ल जी ने द्वितीय उत्थान की समय सीमा मानी है संवत 1950 से 1975 और इसे प्रकरण 3 के अंतर्गत नाम दिया है गद्य साहित्य का प्रसार। कल तक की कक्षाओं में हमने पढ़ा कि किस प्रकार हिंदी गद्य का रूप विकसित हुआ, भारतेंदु मंडल के लेखकों ने कैसे सहयोग किया, उसके उपरांत किन किन लेखकों ने सहयोग किया, प्रचार कार्य उसका कैसा चला, नागरणी प्रचारणी सभा का क्या योगदान रहा और किस प्रकार पंडित गौरी शंकर जैसे विद्वानों ने अपना सब कुछ अर्पित करके तन मन धन से दिन रात सेवा करी हिंदी की, तब जाकर हिंदी गद्य अपने पैरों पर खड़ा हो पाया और कुछ कुछ अपना स्वरूप प्राप्त करने लगा, जो वास्तविक स्वरूप है। अब यह सब प्रथम उत्थान के अंतर्गत हमने पढ़ लिया। तो अब हिंदी गद्य ने अपना एक रूप प्राप्त कर लिया, यानी वह विकासशील अवस्था। देखिए, वो प्रारंभिक अवस्था थी, जैसे कि एक शिशु अवस्था होती है, एक बालक होता है, जन्म होता है, युवा अवस्था होती है। अब ये जो द्वितीय उत्थान है, इसे आप हिंदी की युवा अवस्था के उसमें जानिए, यानी बच्चा जो है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो अब बाद में प्रौढ़ता को प्राप्त करेगा, वो बाद में आके जब प्रेमचंद्रोत्तर युग हम पढ़ेंगे, प्रेमचंद युग में। अब द्वितीय उत्थान के अंतर्गत कहानियां लिखी जाने लगी हैं। इन सब विधाओं की शुरुआत कहाँ हो गई थी? भारतेंदु युग में हो गई थी और स्वयं भारतेंदु ने सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। तो शुरुआत तो हो चुकी है, धीरे धीरे ये विकसित हो रहा है। और अब कहानी, द्वितीय उत्थान में हम कहानी, निबंध, उपन्यास इन सब के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। धीरे धीरे ये कहानियां विकसित होते होते अपने विकसित होते हुए पूर्ण विकसित रूप में ये पहुंचेंगी जब प्रेमचंदोत्तर के उपन्यास हम पढ़ेंगे, प्रेमचंद युग के उपन्यास पढ़ेंगे। निबंधों के काल को शुक्ल के नाम से जाना जाएगा, जैसे कि शुक्ल पूर्व, शुक्ल के पश्चात के निबंध, प्रेमचंद्र पूर्व के उपन्यास, प्रेमचंद के बाद के। तो वो एक अलग उसको हम अध्ययन करेंगे। इस प्रकरण में हम जानेंगे इन सभी विधाओं में जो प्रारंभिक जो लेख लिखे गए, प्रारंभिक जो रचनाएं लिखी गई, उनके बारे में। और गद्य साहित्य का प्रसार कैसे हुआ, प्रचार कैसे हुआ, कैसे उसकी शुरुआत हुई और किस प्रकार मेहनत करते करते हम इस स्थिति में हिंदी को पहुंचा पाए, उन विद्वानों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के बाद अब इसके प्रसार के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार इसका फैलाव हुआ है ना, प्रसार यानी पूरे में प्रसारित हुआ, फैलाव हुआ, किस प्रकार हिंदी अपने वर्तमान स्वरूप को पहुंची। तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब हम युवावस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, ये आप समझने की दृष्टि से ध्यान रख लीजिए। अब जो विद्यार्थी चैनल पे पहली बार आए हैं, प्रत्येक बार मुझे प्रतिदिन कहना पड़ता है क्योंकि नए जो विद्यार्थी हैं वो कमेंट करते हैं, परेशान होते हैं कि इसके पूर्व के भाग नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए, मैं प्लेलिस्ट में इनको लगा देती हूँ क्रमबद्ध रूप से, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। इसके अलावा पुराने पेपर सहित बहुत कुछ विषय सामग्री आपकी परीक्षाओं के हिसाब से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जो नेट जेआरएफ के लिए नहीं हो। तो वो आप लोग निःशुल्क वीडियोस का आनंद लीजिए, लाभ लीजिए और अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, वीडियो आप देख लेते हैं और चैनल सब्सक्राइब करना यदि भूल रहे हैं, यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा, करना नहीं चाहते हैं सब्सक्राइब, तो वो एक अलग बात है। लेकिन यदि आप पढ़ना चाहते हैं इस पुस्तक को मेरे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। बीच बीच में अन्य बातें भी होती रहेंगी। शुक्ल जी ने द्वितीय उत्थान का समय माना है संवत 1950 से 1975। तो इन 25 वर्षों की जो हिंदी साहित्य है, जो लिखा गया है गद्य विधा, उन सभी का समावेश शुक्ल ने द्वितीय उत्थान के नाम से कर दिया है। प्रकरण है गद्य साहित्य का प्रकार। सामान्य परिचय अब हम प्राप्त करेंगे। पूरी रचना को पढ़ने से पूर्व एक सामान्य परिचय हम प्राप्त करेंगे। इस उत्थान का आरंभ हम संवत 1950 से मान सकते हैं। इसमें हम कुछ ऐसी चिंता और आकांक्षाओं का आभास पाते हैं जिनका समय भारतेंदु के सामने नहीं आया था। भारतेंदु मंडल मनोरंजन, साहित्य निर्माण,
द्वारा हिंदी गद्य साहित्य की स्वतंत्र सत्ता का भाव ही प्रतिष्ठित करने में अधिकतम लगा रहा। अब दोबारा से देखते हैं, समझने वाली चीजें हैं इनको। इस उत्थान का आरंभ शुक्ल जी 1950 से मानते हैं। इसमें हम कुछ ऐसी चिंता और आकांक्षाओं का आभास पाते हैं जिनका समय भारतेंदु के सामने नहीं आया था। भारतेंदु मंडल मनोरंजन साहित्य निर्माण द्वारा हिंदी गद्य साहित्य की स्वतंत्र सत्ता का भाव ही प्रतिष्ठित करने में अधिकतर लगा रहा। अब यह भाव पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया था। जैसा कि मैंने कहा कि बच्चे का जो है बालावस्था खत्म हो गई है, युवावस्था आ गई और शिक्षित समाज को अपने इस नए गद्य साहित्य का बहुत कुछ परिचय भी हो गया था। प्रथम उत्थान के भीतर बहुत बड़ी शिकायत यह रहा करती थी कि अंग्रेजी की ऊंची शिक्षा पाए हुए बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग हिंदी साहित्य के नूतन निर्माण में योग नहीं देते और अपनी मातृभाषा से उदासीन रहते हैं। द्वितीय उत्थान में यह शिकायत बहुत कुछ कम हुई है। उच्च शिक्षा प्राप्त लोग धीरे धीरे आने लगे, पर अधिकतर यह कहते हुए कि मुझे तो हिंदी आती नहीं। इधर से जवाब मिलता था, तो क्या हुआ, आना जाएगी, कुछ काम तो शुरू कीजिए। अतः बहुत से लोगों ने हिंदी आने के पहले ही काम शुरू कर दिया। उनकी भाषा में जो दोष रहते थे वे उनकी खातिर से दरगुजर कर दिए जाते थे। जब वे कुछ काम कर चुकते थे, दो चार चीजें लिख चुकते थे, तब तो पूरे लेखक हो जाते थे। फिर उन्हें हिंदी आने न आने की परवाह क्यों होने लगी। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि भारतेंदु मंडल मनोरंजक साहित्य निर्माण करता रहा। तो मैं शुक्ल जी की इस बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देखिए एक जो बच्चा होता है ना, शुरुआती जो बच्चा होता है, उसे हमें सिखाना पड़ता है। उसको बोलना भी नहीं आता, उसे हम बोलना सिखाते हैं। उसको हमें बताना पड़ता है कि ये पानी है, ये पानी है, ये खाना है, ये दूध है, इसको ये बोलना है, ये आंटी हैं, ये चाची हैं। तो उसको हमें सिखाना पड़ता है। तो हिंदी गद्य, जब हिंदी गद्य का अस्तित्व ही नहीं था तो उसको लोग क्यों सीखेंगे। तो मनोरंजक ढंग से, जैसे कल की कक्षा में मैंने आपको बताया, नुक्कड़ नाटक, प्रहसन, है ना, कॉमेडी, वो छोटी छोटी पुस्तकें, और ऊपर से अंग्रेजों का इतना भय, उस समय तक किसी ने भी विद्रोह करने की भावना तक मन में नहीं थी किसी के में भी। आप जानते हैं कि भारतेंदु का जन्म 1850 में हुआ था और 1857 की क्रांति, झांसी की रानी के नाम से मंगल पांडे। तो विद्रोह मतलब शुरुआती वो पहली बार ये भावना आई कि हाँ, हम अंग्रेजों से अंग्रेज गलत कर रहे हैं, ये भावना उस समय के लोगों में थी। परिस्थितियां ऐसी थी राजनीतिक, उस समय ये परिस्थिति ही नहीं थी, ये विचार ही नहीं था कि हम इनसे मुक्त भी हो सकते हैं। 200 वर्षों का समय कोई कम समय नहीं होता। तो ऐसे मन में विचार नहीं थे उस समय। तो वो प्रारंभिक रूप था। उस समय उन लोगों को मेहनत लगी सिखाने में, और जब सीख गए लोग, जब वो बच्चा बड़ा हो गया, युवावस्था, तो वो सब कुछ अपनी मर्जी से करेगा। उसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन प्रारंभिक यानी बाल रूप में जो है अधिक मेहनत लगती है। तो वो भारतेंदु मंडल के लेखकों ने जो मेहनत करी, जो प्रचार किया, जो नई नूतन गद्य विधाओं को जो जन्म दिया, जो हिंदी के लिए उन्होंने किया, हिंदी को स्थान दिलाने के लिए, हिंदी का महत्व प्रतिपादित करने के लिए जो मेहनत उन्होंने की, उसका लाभ निश्चित तौर पे परवर्ती लेखकों को मिलता है। ये बात मैं जिस दिन से आचार्य शुक्ल का ये इतिहास ग्रंथ प्रारंभ किया, उसी दिन से मैं आपसे कह रही हूँ कि जो कुछ पुराने लोग खोज करके चले जाते हैं, अच्छा कार्य करके चले जाते हैं, उसका लाभ निश्चित तौर पर पुराने लेखकों को मिलता है। बहुत कुछ वो उनसे सीख के और कुछ नई उद्भावनाओं के साथ वो ग्रंथ निर्माण में लग जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं ना। जैसे कि इतिहास लेखक में शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हो गया, जबकि ऐसा तो नहीं है कि इससे पहले किसी ने काल विभाजन नहीं किया, नहीं, ग्रियर्सन कर चुके थे। मिश्र बंधुओं से लिया, शिव सिंह सेंगर से लिया, गारसा दत्तासी से लिया, ग्रियर्सन से लिया, और कुछ अपने मौलिक उद्भावनाएं उसमें जोड़ी, और जोड़ करके उन्होंने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास प्रतिपादित कर दिया, प्रकाशित कर दिया, और वो प्रसिद्ध हो गया। लेकिन अगर ये पूर्व के लेखकों ने, जिन्हें वो कविवृत्त संग्रह कहकर शुक्ल जी उपेक्षित करते हैं, यदि वो नहीं लिखा होता तो जरूरी नहीं है कि शुक्ल इतना अच्छा इतिहास ग्रंथ लिख पाते। हमें अपने पूर्वजों का और जो ज्ञानी लोग हैं उनको सदैव मतलब एक सम्मान देना चाहिए और उनका आभारी स्वयं को मानते हुए ही जीवन जीना चाहिए। तो उन्नति कर सकते हैं। अहंकार की भावना में हम उन्नति नहीं कर सकते। लेकिन शुक्ल ने मिश्रबंधु विनोद, जहां से वृतांत लिया है, भूमिका में स्वीकार किया है कि मैंने अधिकांश जो वृतांत है मिश्रबंधु विनोद से लिए हैं, तो ये उनकी विनम्रता है। अब चर्चा करते हैं आगे, यानी आपको समझ में आ गया होगा कि अब हिंदी अपने विकसित रूप में पहुंच रही है। तो अब जो लिखा जाएगा उसमें व्याकरणिक दोष तो हैं, क्योंकि हिंदी आती नहीं थी लोगों को, लेकिन बहुत कुछ लिखा जाने लगा।
अब इस कालखंड के बीच हिंदी लेखकों की तारीफ में प्राय यह कहा सुना जाता कि ये संस्कृत बहुत अच्छी जानते हैं, ये अरबी फारसी के पूरे विद्वान हैं, ये अंग्रेजी के अच्छे पंडित हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी कि ये हिंदी बहुत अच्छी जानते हैं। यह मालूम ही नहीं होता था कि हिंदी भी कोई जानने की चीज है। परिणाम यह हुआ कि बहुत सी हिंदी के प्रौढ़ और अच्छे लेखक भी अपने लेखों में फारसी दानी, अंग्रेजी दानी, संस्कृत दानी आदि का कुछ प्रमाण देना जरूरी समझने लगे थे। जैसा कि वर्तमान में हिंदी है, अब आप कहोगे अरे ये तो इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, संस्कृत, जर्मन भाषा आती है, कितनी लैंग्वेज आती है, इसने तो फ्रेंच भी सीखी हुई है, ये सीखा हुआ है, वो सीखा हुआ है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि इसको हिंदी बहुत अच्छी आती है। देखा है ना आपने, करो यार हिंदी मीडियम से पढ़ा है भाई, उसको भाव नहीं दिया जाता। और तो वो चीज़ तब भी थी और लौट के इतिहास अपने को दोहराता, तो वर्तमान में भी वही स्थिति हो रही है। अंग्रेजी को ही सब कुछ समझा जा रहा है। तो आप में से जितने विद्वान शुक्ल को पढ़ रहे हैं और वो सब समझ पाएंगे कि ये पूरा एक मिशन है जो चलाया जाता है, किस तरीके से प्रचार कार्य किए जाते हैं। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लेखक लिखें जो पुनः हिंदी के लिए वही कार्य करें जो उस समय भारतेंदु मंडल के लेखकों ने और उसके बाद के, जैसे कि हमने पढ़ा, गौरी शंकर पंडित वगैरह ने किया था। भाषा बिगड़ने का एक और सामान दूसरी ओर खड़ा हो गया था। हिंदी के पाठकों को अब वैसा आकाल नहीं था, विशेषतः उपन्यास पढ़ने वालों का। बंगला उपन्यासों के अनुवाद धड़ाधड़ निकलने लगे थे। बहुत से लोग हिंदी लिखना सीखने के लिए केवल संस्कृत शब्दों की जानकारी ही आवश्यक समझते थे, जो बंगला की पुस्तकों से प्राप्त हो जाती थी। यह जानकारी थोड़े बहुत होते ही वे बंगला से अनुवाद भी कर लेते थे और हिंदी के लेख भी लिखने लगते थे। अतः एक और अंग्रेजी दानों की ओर से स्वार्थ लेना, जीवन होड़, कवि का संदेश, दृष्टिकोण आदि आने लगे। दूसरी ओर बंग भाषा मिश्रित लोगों की ओर से सिहरना, कांदना, बसंत रोग आदि। इतना अवश्य था कि पिछले कैंडे के लोगों की लिखावट उतनी अजनबी नहीं लिखती थी जितनी पहले कैंडे वालों की। बंग भाषा फिर भी अपने देश की ओर से हिंदी से मिलती जुलती भाषा थी। उसके अभ्यास से प्रसंग या स्थल के अनुरूप बहुत ही सुंदर और उपयुक्त संस्कृत शब्द मिलते थे। अतः बंग भाषा की ओर जो सुझाव रहा, उसके प्रभाव से बहुत ही परिमार्जित और सुंदर संस्कृत पद्य विन्यास की परंपरा हिंदी में आई, यह स्वीकार करना पड़ता है। अब देखिए, संस्कृत से, जैसा मैं आपको पूर्व भी कह चुकी हूँ कि संस्कृत विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा थी, है और हमेशा रहेगी। अब क्योंकि इतनी औकात नहीं है कि संस्कृत सीख सकें, इसलिए अंग्रेजी तो बहुत सरल है सीखना, है ना कोई नियम है, ना कानून है। टी और टू है तो जियो जू नहीं होगा, जियो गो हो जाएगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको रटते भी हैं लोग, कोई नियम वियम नहीं है। लेकिन संस्कृत सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक भाषा थी। अब जानने की औकात नहीं है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, वो एक अलग बात है। अब बांग्ला की कल की कक्षा में हम पढ़ चुके हैं, जहाँ फ्रेडरिक पिंकॉट ने कार्तिक प्रसाद खत्री जी को पत्र लिखा था। उसमें भी ये बताया था कि बांग्ला में संस्कृत शब्दों का प्रयोग होता है, उसी से वो अच्छी भाषा बन पड़ी। तो हिंदी में भी यह प्रचलन होने लगता है। तो संस्कृत पद विन्यास की परंपरा हिंदी में आई, यह स्वीकार करना पड़ता है। किसके प्रभाव से आई? बंग भाषा के प्रभाव से। पर अंग्रेजी में विचार करने वाले जब आपटे का अंग्रेजी संस्कृत कोश लेकर अपने विचारों का शाब्दिक अनुवाद करने बैठते थे, तब तो हिंदी बेचारी कोसों दूर जा खड़ी होती थी। वे हिंदी और संस्कृत शब्द भर लिखते थे, हिंदी भाषा नहीं लिखते थे। उनके बहुत से वाक्यों का तात्पर्य अंग्रेजी भाषा की भाव भंगिमा से परिचित लोग ही समझ सकते थे, केवल यह हिंदी या संस्कृत जानने वाले लोग नहीं। तो ये आपटे का एक शब्दकोश निकला था। ये पहले कहा जा चुका है कि भारतेंदु जी और उनके सहयोगी लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह जमी नहीं थी। अब यह लाइन पड़ी हुई है, या तो ये पेपर में पूछी हुई है या स्थापना तर्क वाले कहीं ना कहीं ये पूछी हुई ज़रूर है। बाकी पुराने पेपर आप लोग यदि कर रहे हैं तो आप इसको अच्छे से जान पाएंगे, तो आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि भारतेंदु जी और उनके सहयोगी लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह जमी नहीं थी। वे इच्छा किया, आशा किया ऐसे प्रयोग भी कर जाते थे और वाक्य विन्यास की सफाई पर भी उतना ध्यान नहीं रखते थे। पर उनकी भाषा हिंदी ही होती थी, मुहावरे के खिलाफ प्राय नहीं जाती थी। पर द्वितीय स्थान के भीतर बहुत दिनों तक व्याकरण की शिथिलता और भाषा की रूप हानि दोनों साथ साथ दिखाई पड़ती रही। व्याकरण के व्यतिक्रम और भाषा की अस्थिरता पर थोड़े ही दिनों में कोप दृष्टि पड़ी, पर भाषा की रूप हानि की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया। पर जो कुछ हुआ वही बहुत हुआ, और उसके लिए हमारा हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे।
तो अब मैं जैसे इन्हीं के युग से हम ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग को द्विवेदी युग नामकरण किया गया। सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियां दिखाकर लेखकों को बहुत कुछ सावधान कर दिया। यद्यपि कुछ हठी और अनाड़ी लेखक अपनी भूलों और गलतियों का समर्थन तरह तरह की बातें बनाकर करते रहे, पर अधिकतर लेखकों ने लाभ उठाया और लिखते समय व्याकरण आदि का पूरा ध्यान रखने लगे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। तो भारतेंदु मंडल के लेखकों में, जैसा कि मैंने बताया, हिंदी का बाल रूप था, तो व्याकरणिक गलतियां थी, जैसे कि इच्छा किया की जगह इच्छा की इच्छा किया, आशा की जगह पे आशा किया, ऐसे प्रयोग मिलते हैं। तो वो समस्या थी, लेकिन उसको भी द्वितीय स्थान के अंतर्गत जब महावीर प्रसाद द्विवेदी आए तो उन्होंने सरस्वती पत्रिका में जो लेख छपने जाते थे उनको स्वयं व्यक्तिगत रूप से वो चेक करते थे और जो गलतियां थी उसको संबंधित लेखक को वो पुनः सुधार के लिए भेजते थे। ये प्रसंग इसमें समझाया गया। तो उस प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य सदैव ऋणी रहेगा, क्योंकि उन्होंने गलतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया और उसका समाधान भी किया, उसको करेक्ट करके, उसका करेक्शन करके वो फिर उसको पुनः भेजते थे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। अब देखिए क्या है ना कि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि घर पे काम चल रहा है ना, तो मिस्त्री भी लगे हुए हैं और ये उन लोगों का थोड़ा सा जाने का टाइम होता है और पूरे दिन खटपट खटपट चलती है, तो मैं वीडियोस नहीं बना पाती। और रिंकू जी के बार बार कमेंट आते हैं कि मैम प्रतिदिन वीडियो बनाइए। देखिए रिंकू जी, जितना आपको पढ़ने का चाव है ना उतना ही मुझे पढ़ाने का चाव है। तो मेरे लिए जिस दिन मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ ना तो वो दिन मेरे लिए भी कष्टकारी होता है, यदि मैं किसी कार्यक्रम में व्यस्त नहीं हूँ, जैसे विवाह आदि कार्यक्रमों में। तो मेरी पुनः आपको मतलब ये आप याद दिलाते हो, मुझे अच्छी बात है, आपका स्नेह, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब पॉसिबल होता है तो मैं ज़रूर वीडियो बनाती हूँ। मैं ये कल वाला जो वीडियो है ना वो कम से कम कल की कक्षा में पिछले 2 दिनों में 3 से 4 बार वो कक्षा बना चुकी हूँ। 20-20, 25-25 मिनट का मेरा वीडियो खराब हो जाता है इन्हीं कारणों से, है ना। और मैं ये आपको साथ में स्पष्ट भी करती हूँ, तरह तरह की आवाज़ें भी आपको आती होंगी, बहुत गला फाड़ के चिल्ला के मैं बिल्कुल आपको ये वीडियोज़ बनाती हूँ ताकि अन्य आवाज़ें आपके कानों तक न पहुँचें, ठीक है। और आपने जैसा कि कल बताया कल की कक्षा में कि हाँ आप भी किचन में काम करते करते अपने बच्चों को संभालते संभालते तैयारी करती हैं और आपका नेट JRF दोनों हुआ है, और उसके लिए जो आप मुझे धन्यवाद कहती हैं उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए वो आपकी अपनी मेहनत और ईश्वर की आपके ऊपर कृपा है कि आपने नेट और JRF आपका दोनों क्लियर हो गया है ना। तो आप और लोगों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। और वैसे मुझे इतना आता नहीं है, आपने कहा कि लाइव आइए, तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। आप सब लोग जो चैनल से जुड़े हुए वो जानते, इतना सारा मतलब ये सब चीज़ें मुझे नहीं आती। एक ट्रेंड टीचर हूँ मैं, तो B.Ed भी मैंने किया हुआ है सब, तो क्या है कि ये सारी चीज़ें आती नहीं है मुझे। ये कि लाइव चैट मतलब थोड़ा सा उसमें मुझे लगता है कि जिस उत्साह से मैं आपको पढ़ा पाती हूँ ना, तो उसमें फिर ध्यान कैमरा की तरफ रहेगा। पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं, हो सकता है भविष्य में करूँ, पर अभी तो उस तरीके से संभव है नहीं। तो क्योंकि आप अगर मैं ऐसा करूँगी तो बहुत सारी आवाज़ें आपको आएंगी, बहुत मतलब वो कई सारी, मुझे लगता है कि मैं फोकस नहीं कर पाऊँगी, तक कैमरा फ्रेंडली मैं नहीं हूँ। फिर भी कोशिश करूँगी, अगर आप लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, देखना सुनना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा आगे। अभी इस बुक को करते हैं। और हाँ, आपकी एक बात थोड़ा सा मुझे कष्ट हुआ, लेकिन चलिए छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्याकरण की ओर इस प्रकार ध्यान जाने पर कुछ दिनों व्याकरण संबंधी बातों की चर्चा भी पत्रों में अच्छी चली। विभक्तियां शब्दों से मिलकर लिखी जानी चाहिए या अलग, इसी प्रश्न को लेकर कुछ काल तक खंडन मंडन के लेख जोर शोर से निकले। इस आंदोलन के नायक हुए थे पंडित गोविंद नारायण जी मिश्र। उन्होंने विभक्ति विचार नाम की एक छोटी सी पुस्तक द्वारा हिंदी की विभक्तियों को शुद्ध विभक्तियां बताकर लोगों को उन्हें मिलाकर लिखने की सलाह दी थी। गोविंद नारायण जी मिश्र, आत्माराम की टेंटें, कुछ याद आया आपको? पुराने प्रश्न पत्रों में इसको किया था ना, नहीं आया तो बाल मुकुंद गुप्त के प्रसंग में इसको मैं आपको समझा दूंगी। बाल मुकुंद गुप्त के प्रसंग में, है ना, आत्माराम की टेंटें निबंध इन्होंने लिखा था। और ये 2013 में भी पूछा गया था। हालांकि जो पुराने प्रश्न पत्र में था वो तो नहीं पूछा गया था,
आत्मा गोविंद नारायण मिश्र जी में कौन सा जो निबंध था आत्माराम की टेंटें, उसमें आत्माराम का प्रतीक कौन था? तो वो थे बाल मुकुंद गुप्त, है ना, जिन्होंने शिव शंभू का चिट्ठा लिखा, उनको आत्माराम मान के लिखा था, ऐसा हमने पुराने पेपर में पढ़ा था। अब ये पूछा गया था कि वो शब्द कौन सा था जिस पर विवाद हुआ था। तो जब पुराने पेपर मैंने आपको सॉल्व करवाए थे तब बताया था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, ये हाल ही नवंबर 2013 वाले पेपर में आया इसलिए स्पष्ट कर रही हूँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने किसी निबंध में अनिस्थिरता शब्द का प्रयोग किया था। स्थिरता होता है और अस्थिरता होता है। अब उन्होंने अनिस्थिरता शब्द का जब प्रयोग किया तो बाल मुकुंद गुप्त जी ने उस पर क्या कहेंगे, ऑब्जेक्शन किया कि अनिस्थिरता कोई शब्द होता ही नहीं, या तो स्थिर चीज होती है या अस्थिर चीज होती है, अनिस्थिर तो कुछ होती नहीं, अतः ये गलत है। ये विवाद उत्पन्न हुआ। वो उन्होंने इसको कई जगह कहा मजाक में या इस तरीके से इसको लाया कि आप शुद्ध करते हो और लोगों की गलतियां सुधारते हो और आप स्वयं गलत शब्द का प्रयोग करते हो। हालांकि आदर का भाव पूरा था, लेकिन अब क्योंकि देखिए गलती है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना आदर्श मानकर अन्य लेखक भी फिर उस राह पे चलते और अनिस्थिरता शब्द का प्रयोग करते, इसलिए गुप्त जी ने कहा। अब ये बात गोविंद नारायण मिश्र जी इनके पूरे भक्त थे, किनके? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। इनको अच्छा नहीं लगा तो उस विवाद के प्रत्युत्तर में इन्होंने एक निबंध लिखा आत्माराम की टेंटें। तो आत्माराम की टेंटें में आत्माराम के प्रतीक कौन हुए? बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, तो इस तरीके से था, वो शब्द था अनिस्थिरता। ये पूछा गया था 2013 वाले पेपर में। तो जिन्होंने मेरे साथ पुराने पेपर किए हैं उन्होंने आसानी से लगा दिया होगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी आई थी जो पेपर में भी नहीं थी, बुक में भी नहीं थी, लेकिन मैंने आपको व्याख्या में समझाई थी, है ना। अमीर खुसरो वाली भी, अनिस्थिरता वाला भी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई। तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तविक रूप से जो चैनल से जुड़कर जिन्होंने सारे वीडियोज़ चैनल पर उपलब्ध देखे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बच्चे नेट क्वालिफाई न कर पाएँ, ऐसा कोई और कारण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब इनकी जो पुस्तक है वो पूछी जाती है, वो है विभक्ति विचार। तो इन्होंने भी अपना एक वो चला दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की देखा देखी। आगे बढ़ते हैं। जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के विषय में जो कहा था, वो पिछली बार जो पेपर था उसमें पूछा हुआ था दिसंबर 19 वाले में, कि अच्छी हिंदी केवल एक ही व्यक्ति लिखता था। तो ये बाल मुकुंद गुप्त के विषय में महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। तो वो सिर्फ एक गलत शब्द को लेके प्रतिक्रिया विशेष थी, उन्हें एक दूसरे का विरोधी नहीं समझना चाहिए। और यही अच्छाई थी उस काल के लेखकों में कि एक दूसरे की गलतियों पर वो ध्यान केंद्रित करते थे, एक दूसरे के विरोधी नहीं थे। आज के ज़माने में यदि हम किसी को थोड़ा सा भी गलत बोल दें तो वो व्यक्ति दुश्मन बन जाएगा, हमारी जान लेने को उतारू हो जाएगा, लेकिन उस समय नहीं था ऐसा, है ना। इस द्वितीय, आगे शुक्ल जी कहते हैं कि इस द्वितीय उत्थान में जैसे अधिक प्रकार के विषय लेखकों को विस्तृत दृष्टि के भीतर आए, वैसे ही शैली की अनेक रूपता का अधिक विकास भी हुआ। ऐसे लेखकों की संख्या कुछ बड़ी, जिनकी शैली में कुछ उनकी निज की शिष्टता रहती थी। उनकी लिखावट को परखकर लोग कह सकते थे कि यह उन्हीं की है। जैसा हमने देखा कि भारतेंदु मंडल के लेखकों की सोच एक जैसी थी, शैली एक जैसी थी, विषय भी एक जैसे ही थे, और वो ही उस समय हो सकते थे। उससे ज़्यादा उस समय जनता शिक्षित भी नहीं थी। ऐसे लेखकों की संख्या कुछ बड़ी, जिनकी लिखावट को परख कर लोग कह सकते हैं कि उन्हीं के, साथ ही वाक्य विन्यास से अधिक सफाई और वाक्य विन्यास में अधिक सफाई और व्यवस्था आई। विराम चिन्हों का आवश्यक प्रयोग होने लगा। अंग्रेजी आदि अन्य समुन्नत भाषाओं की उच्च विचारधारा से परिचित और अपनी भाषा पर भी यथेष्ट अधिकार रखने वाले कुछ लेखकों की कृपा से हिंदी की अर्थोद्घाटनी शक्ति की अच्छी वृद्धि और अभिव्यंजन प्रणाली का भी अच्छा प्रसार हुआ। सघन और गुम्फित विचार सूत्रों को व्यक्त करने वाली तथा सूक्ष्म और गूढ़ भावों को झलकाने वाली भाषा साहित्य को कुछ कुछ प्राप्त होने लगी। उसी के अनुरूप हमारे साहित्य का डौल भी बहुत कुछ ऊंचा हुआ। बांग्ला के उत्कृष्ट सामाजिक, परिवार और ऐतिहासिक उपन्यासों के लगातार आते रहने से रुचि परिष्कृत होती रही, जिससे कुछ दिनों की तिलिस्म, अय्यारी और जासूसी के उपरांत उच्च कोटि के सच्चे उपन्यासों की मौलिक रचना का दिन भी ईश्वर ने दिखाया। नाटक के क्षेत्र में वैसी उन्नति नहीं दिखाई पड़ती। बाबू राधा कृष्ण दास के महाराणा प्रताप या राजस्थान केसरी की कुछ दिन धूम रही, उसका अभिनय भी बहुत बार हुआ। राय देवकी नंदन जी ने पूर्ण चंद्रकला भानुकुमार नाम के एक बहुत बड़े डील डॉल का नाटक लिखा था, पर यह
साहित्य के विविध अंगों से पूर्ण होने पर भी वस्तु वैचित्र के अभाव तथा भाषाओं की कृत्रिमता आदि के कारण उतना प्रसिद्ध न हो सका। बंगला के नाटकों के कुछ अनुवाद बाबू रामकृष्ण शर्मा के बाद भी होते रहे, पर उनकी उतनी अधिकता से नहीं जितनी अधिकता से उपन्यासों के। इससे नाटकों की गति बहुत मंद रही। हिंदी प्रेमियों के उत्साह से स्थापित प्रयाग और काशी के नाटक की गति बहुत ही मंद रही। हिंदी प्रेमियों के उत्साह से स्थापित प्रयाग और काशी की नाटक मंडलियां, जैसे भारतेंदु नाटक मंडली के लिए रंगशाला के अनुकूल स्थापित प्रयाग और काशी की, ओहो ये क्या हो गया, ये शायद एक लाइन 2 बार लिखी हुई है ना, ठीक है इसको काटते हैं। छोटे मोटे नाटक अवश्य लिखे गए पर वे साहित्यिक प्रसिद्धि ना पा सके। प्रयाग में पंडित माधव शुक्ल जी और काशी में पंडित दुगवेकर जी ने अपनी रचना और अनूठे अभिनय द्वारा बहुत दिनों तक दृश्य काव्य की रुचि जगाए रहे। इसके उपरांत बंगला में श्री द्विजेंद्र लाल राय की नाटकों की धूम हुई और उनके अनुवाद हिंदी में धड़ाधड़ हुए। इसी प्रकार रविंद्र बाबू के कुछ नाटक भी हिंदी रूप में लाए गए। द्वितीय उत्थान के अंत में दृश्य काव्य की अवस्था यही रही। निबंधों की ओर यद्यपि बहुत कम ध्यान गया और उसकी परंपरा ऐसी ना चली कि हम 5-6 उच्च कोटि के निबंध लेखकों को उसी प्रकार झट से छांट कर बता सकें जिस प्रकार अंग्रेजी साहित्य में बता दिए जाते हैं। फिर भी बीच बीच में अच्छे उच्च कोटि के निबंध मासिक पत्र पत्रिकाओं में दिखाई पड़ते रहे। इस द्वितीय उत्थान में साहित्य के एक एक अंग को लेकर जैसी विशिष्टता लेखकों में आनी चाहिए थी वैसी विशिष्टता न आ पाई। किसी विषय में अपनी सबसे अधिक शक्ति देख उसे अपनाकर बैठने की प्रवृत्ति बहुत कम दिखाई दी। बहुत लेखकों का ये हाल रहा कि कभी वे अखबार नवीसी करते, कभी उपन्यास लिखते, कभी नाटक लिखते, कभी कविता की आलोचना करने लगते, कभी इतिहास और पुरातत्व को लेकर सामने आते। ऐसी अवस्था में भाषा की पूर्ण शक्ति प्रदर्शित करने वाले गूढ़ गंभीर निबंध लेखक कहाँ से तैयार होते। फिर भी भिन्न भिन्न शैलियां प्रदर्शित करने वाले कई अच्छे लेखक इस बीच में बताए जा सकते हैं जिन्होंने लिखा तो कम है पर जो कुछ लिखा वो बहुत महत्व का है। समालोचना का प्रारंभ यदि भी भारतेंदु के जीवन काल में ही कुछ ना कुछ हो गया था, पर उसका कुछ अधिक वैभव इस द्वितीय उत्थान में ही दिखाई पड़ता। श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहले विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला, फिर मिश्र बंधुओं ने, फिर पंडित पद्म सिंह शर्मा ने अपने ढंग पर कुछ पुराने कवियों के संबंध में विचार प्रकट किए, पर यह सब आलोचना की बहिरंग बातें ही रही, बहिरंग यानी बाहर तक रही। भाषा के गुण दोष, रस अलंकार आदि की समीचीनता इन्हीं सब परंपरागत विषयों तक पहुंची। स्थायी साहित्य में परिगणित होने वाली समालोचना जिसमें किसी कवि की अंतर्दृष्टि का सूक्ष्म व्यवच्छेद होता है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति की विशेषता दिखाई जाती है, वह बहुत कुछ कम ही रही। यानी कि पूर्णतः से विकसित आलोचना नहीं हो सकती, कमियां ही बताएंगे। अच्छे से गुण दोष और उसकी मानसिक स्थिति क्या है, किस भाव से उसने लिखा, उस सब पे दृष्टि अभी नहीं गई थी, यानी पूर्णतः विकसित नहीं हुई थी आलोचना। साहित्यिक मूल रखने वाले 3 जीवन चरित्र महत्व के निकले। पंडित माधव प्रसाद मिश्र की विशुद्ध चरितावली, बाबू शिवनंदन स्वाहा लिखित हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, गोस्वामी तुलसी जी का जीवन चरित्र और चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। तो ये द्वितीय उत्थान का परिचय है, प्रारंभिक उसका काल है। अब प्रकरण 4 में, उत्थान तो द्वितीय उत्थान ही चल रहा है, लेकिन प्रकरण 4 में गद्य साहित्य के प्रसार के अंतर्गत शुक्ल जी क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। द्वितीय उत्थान के भीतर गद्य साहित्य का निर्माण इतने परिमाण में और इतने रूपों में हो गया कि हम उसका निरूपण कुछ विभाग करके कर सकते हैं। सुबीते के लिए हम 4 विभाग कर लेते हैं, नाटक, उपन्यास, कहानियां, निबंध और समालोचना। नाटक भी एक अनुवादित होंगे, एक अनुदित होंगे, एक होगा मौलिक, है ना। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भारतेंदु के पीछे नाटकों की ओर प्रवृत्ति बहुत कम हो गई। नाम लेने योग्य अच्छे मौलिक नाटक बहुत दिनों तक दिखाई ना पड़े। अनुवादों की परंपरा अलबत्ता चलती रही। बंगाल के अनुवाद बाबू रामकृष्ण वर्मा द्वारा वीर नारी, मैं थोड़ा सा इसलिए रुक रही हूँ क्योंकि जो लोग हैं, काम वाले लोग हैं, वो जा रहे हैं, तो उनकी थोड़ी सी मुझे फिर ये वीडियो छोड़ के जाना पड़ेगा, तो मैं इसको अभी कंप्लीट करने के मूड में हूँ, तो थोड़ा सा मैं सुन रही हूँ कि ये लोग क्या कह रहे हैं। चलिए, बंग भाषा के अनुवाद बाबू रामकृष्ण वर्मा द्वारा वीर नारी, कृष्णा कुमारी, पद्मावती नाटकों का उल्लेख पहले हो चुका है। संवत 1900 के पीछे गहमर जिला गाजीपुर के बाबू गोपाल राम के वनवीर, बभ्रू वाहन, देश दशा, विद्या विनोद और रविंद्र बाबू के चित्रांगदा का अनुवाद किया।
द्वितीय उत्थान के अंतिम भाग में पंडित रूपनारायण पांडे ने गिरीश बाबू के पतिव्रता शिरो प्रसाद, विद्या विनोद के खान जहां, रविंद्र बाबू के अचलायतन तथा द्विजेंद्र लाल राय के उस पार, शाहजहां, दुर्गादास, ताराबाई आदि कई नाटकों के अनुवाद प्रस्तुत किए गए। अनुवादकों की भाषा अच्छी खासी हिंदी है और मूल के भावों को ठीक ठाक व्यक्त करती है। नाटकों के संबंध में यह समझ रखना चाहिए कि इनमें बंगवासियों की आवेशशीलता प्रकृति का आरोप अनेक पात्रों में पाया जाता है, जिससे बहुत से इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों के शोकपूर्ण लंबे भाषण उनके अनुरूप नहीं जान पड़ते। प्राचीन ऐतिहासिक वृत्त लेकर लिखे हुए नाटकों में उस काल की संस्कृति और परिस्थिति का सम्यक अध्ययन प्रकट नहीं होता, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत विशेषताएं, जो बंगाल क्षेत्र की विशेषताएं थी, आवेशपूर्ण स्थिति, वो आ जाती है। तो उन पर एक तरीके से थोपा हुआ सब वो लगता है। जरूरी नहीं है कि सारे पात्र एक ही भाव वाले हों। यदि पौराणिक या ऐतिहासिक नाटक हैं तो ऐतिहासिक कहना चाहिए। ताराबाई वगैरह ये सारे पात्र ऐतिहासिक हैं, दुर्गादास, ये सब। अंग्रेजी के अनुवाद। जयपुर के पुरोहित गोपीनाथ एम.ए. ने संवत 1950 के कुछ आगे पीछे शेक्सपियर के 3 नाटकों के अनुवाद किए। रोमियो जूलियट, प्रेमलीला के नाम से, एज यू लाइक इट और वेनिस का व्यापारी। उपाध्याय बद्रीनाथ चौधरी के छोटे भाई पंडित मथुरा प्रसाद चौधरी ने संवत 1950 में मेघवेद का बहुत अच्छा अनुवाद साहसेंद्र साहस के नाम से प्रकाशित किया। इसके उपरांत संवत 1967 के लगभग हेमलेट का एक अनुवाद जयंत के नाम से निकला, जो वास्तव में मराठी अनुवाद का हिंदी अनुवाद था, है ना। वैसे शेक्सपियर के हेमलेट का जो है बाद में आगे जाके द्विवेदी युग के उधर जाके इसका एक अनुवाद हुआ जो अधिक परिचित है। मेघवेद का सासेंद्र सहसा नाम से अनुवाद मथुरा प्रसाद चौधरी का, इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे। संस्कृत के अनुवाद। संस्कृत के नाटकों के अनुवाद के लिए राय बहादुर, लाला सीताराम B.A. सदा आदर के साथ स्मरण किए जाएंगे। भारतेंदु की मृत्यु के 2 वर्ष पहले ही उन्होंने संस्कृत काव्यों के अनुवाद में लगाया और 1940 में मेघदूत का अनुवाद घनाक्षरी शब्दों में प्रकाशित किया। सीताराम, लाला सीताराम। इसके उपरांत वे बराबर किसी न किसी काव्य नाटक का अनुवाद करते रहे। संवत 1944 में उनका नागानंद का अनुवाद निकला। फिर तो धीरे धीरे उन्होंने मृच्छकटिक, महावीर चरित, उत्तर रामचरित, मालती माधव, मालविका अग्निमित्रम का अनुवाद कर डाला। यद्यपि पद्यभाग के अनुवाद में लाला साहब को वैसी सफलता नहीं प्राप्त हुई, पर हिंदी बहुत सीधी सादी, सरल और आडंबरहीन थी। संस्कृत का भाव इस ढंग से लगाया गया कि कहीं कहीं संस्कृतपन या जटिलता नहीं आने पाई है। भारतेंदु के समय वे काशी के क्वींस कॉलेज के सेकंड मास्टर थे, पीछे डिप्टी कलेक्टर हुए और अंत में शांतिपूर्वक प्रयाग में आ रहे, जहां 2 जनवरी 1937 को उनका साकेतवास हुआ। संस्कृत के अनेक पुराण ग्रंथों के अनुवादक रामचरितमानस, बिहारी सस्से के टीकाकार, सनातन धर्म के प्रसिद्ध व्याख्याता मुरादाबाद के पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने वेणी संहार और अभिज्ञान शाकुंतलम के हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किए। संस्कृत की रत्नावली नाटिका हरिश्चंद्र को बहुत पसंद थी और इसके कुछ अंश का अनुवाद उन्होंने भी किया, पर पूरा ना कर सके। भारत मित्र के प्रसिद्ध संपादक, हिंदी के बहुत ही सिद्धस्त लेखक बाल मुकुंद गुप्त ने उस उक्त नाटिका का पूरा अनुवाद अत्यंत सफलतापूर्वक किया। कौन सी का? रत्नावली नाटक। भारत मित्र के प्रसिद्ध संपादक तो बाल मुकुंद गुप्त, इनका कौन सा पत्र है? भारत मित्र। संवत 1970 में सत्यनारायण कवि रत्न ने भवभूति के उत्तर रामचरित का और उसके पीछे मालती माधव का अनुवाद किया। कविरत्न जी के ये दोनों अनुवाद बहुत ही सरस हुए, जिसमें मूल के भावों की रक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। पद्य अधिकतर ब्रजभाषा के सवैयों में जो पढ़ने में बहुत मधुर है। इन पद्यों में खटकने वाली केवल 2 ही बातें कहीं कहीं मिलती है। पहली बात तो यह कि ब्रजभाषा साहित्य में स्वीकृत शब्दों के अतिरिक्त में कुछ स्थलों पर ऐसे शब्द भी लाए जो एक भूभाग तक ही परिमित हैं। शिष्ट साहित्य में ब्रज मंडल के भीतर बोले जाने वाले शब्द ग्रहण नहीं किए गए हैं। ब्रज भाषा देश की सामान्य काव्य भाषा रही है, अतः काव्य में उसके वे शब्द लिए गए हैं जो बहुत दूर तक बोले जाते हैं और थोड़े बहुत सभी स्थानों पर समझ लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए सिदौसी शब्द लीजिए, जो खासा मथुरा वृंदावन में बोला जाता है पर साहित्य में नहीं मिलता। दूसरी बात यह कि कहीं कहीं श्लोकों का पूरा भाव लाने के लिए भाषा ध्रुव और अव्यवस्थित हो गई है। तो सत्यनारायण कवि रत्न जी ने उत्तर रामचरित और मालती माधव का अनुवाद किया है। सिदौसी क्या होता है? सिदौसी होता है बहुत सुबह, प्रातःकाल, है ना। सिदौसी जाऊंगा काम पे, है ना। सिदौसी निकलूंगा और मैं तो बहुत सिदौसी आ जाइयो, देर मत करियो, यानी सुबह सुबह। मौलिक नाटक। अब हम चर्चा करेंगे किस पे? तो हमारी जो गद्य विधा आज की चल रही है वो कौन सी चल रही है? नाटक। ठीक है। काशी निवासी पंडित किशोरीलाल गोस्वामी ने प्रथम उत्थान के अंत में 2 नाटक लिखे थे, चौपट चपेट और मयंक मंजरी। इनमें से प्रथम तो एक प्रहसनी था, जिसमें चरित्र छल कपट भरी स्त्रियों तथा लुच्चो लफंगों आदि के विभिन्न और अश्लील चित्र अंकित किए गए थे।
दूसरा 5 अंकों का नाटक था जो श्रृंगार रस की दृष्टि से संवत 1948 में लिखा गया था। यह भी साहित्य में कोई विशेष स्थान प्राप्त न कर सका, लोग विस्मृत हो गया। हिंदी के विख्यात कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रवृत्ति द्वितीय उत्थान के आरंभ में नाटक लिखने की ओर भी हुई थी और उन्होंने रुक्मणी परिणय और प्रद्युम्न विजय व्यायोग नाम के 2 नाटक लिखे थे। दोनों नाटक उपाध्याय जी ने हाथ आजमाने के लिखे थे, आगे उन्होंने कोई प्रयत्न ही नहीं किया। वो जल्दी जल्दी मैं पढ़ के सुना रही हूँ क्योंकि इसमें धीरे पढ़ने वाला, व्याख्या करने वाला, समझने और समझाने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि बुक में आपको पढ़ा रही हूँ तो पढ़ के सुनाना मेरी मजबूरी है और आपकी भी सुनना। पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने संस्कृत नाटकों के अनुवाद के अतिरिक्त सीता वनवास नाम का एक नाटक भी लिखा। भभूति के उत्तर रामचरित की कुछ झलक थी। उनके भाई पंडित बलदेव मिश्र जी ने अच्छे 3 रूपक लिखे। प्रभास मिलन, ब्रज के नंद यशोदा गोप गोपियों का प्रमाण, प्रभाव क्षेत्र में वसुदेव कृष्ण बलराम आदि से भेंट होने का मार्मिक प्रसंग लेकर बड़ी सहृदयता के साथ रचा गया। मीराबाई नाटक भक्ति भाव जगाने वाला उत्तम नाटक है। लल्ला बाबू समाज का एक छोटा सा खंड चित्र दिखाने वाला अच्छा प्रश्न है। भारतेंदु का बृहद जीवन परिचय लिखने वाले बाबू श्याम नंदन सहाय का सुदामा नाटक भी उल्लेख के योग्य है। इन मौलिक रूपकों की सूची देखने से लक्षित हो जाता है कि नाटक की कथा वस्तु के लिए जिन लोगों का ध्यान अधिकतर ऐतिहासिक और पौराणिक प्रसंगों की ओर ही गया, वर्तमान सामाजिक पारिवारिक जीवन के विविध उलझे हुए पक्षों का सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण करने या उनके मार्मिक या अनूठा चित्र खड़ा करने वाली उद्भावना उसमें नहीं पाई जाती है। इस द्वितीय उत्थान के बीच कल्पित कथा वस्तु को लेकर लिखा जाने वाला बहुत बड़ा मौलिक नाटक कानपुर के प्रसिद्ध विद्वान राय देवी प्रसाद पूर्ण का चंद्रकलाप कुमार है, पर वह भी इतिहास के मध्ययुग के राजकुमार और राजकुमारियों का जीवन सामने लाता है। पूर्ण जी ब्रजभाषा के बड़े सिद्धहस्त कवि थे, साहित्य के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने इस नाटक को शुद्ध साहित्यिक उद्देश्य से ही लिखा था, अभिनय के उद्देश्य से नहीं। वस्तु विन्यास में कौतूहल उत्पन्न करने वाला जो वैचित्र होता है उसके न रहने पर कम ही लोगों के हाथ में यह नाटक पड़ा। ललित और अलंकृत भाषण के बीच बीच में मधुर पद्य पढ़ने की उत्कंठा रखने वाले पाठकों ने ही अधिकतर इसे पढ़ा। इसी के साथ कक्षा को समाप्त करते हैं। कल की कक्षा में मिलती हूँ आपको उपन्यास और अन्य कहानी, निबंध वगैरह गद्य विधाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए जय हिंद।